नमस्कार, स्वागत है आप सबका और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे देश की आर्थिक विकास दर की, जो 5% के आसपास है, लेकिन इसे बढ़ाने और इसके बढ़ते हुए लक्ष्य यानी कि 8% को लेकर प्रधानमंत्री ने आज CII की सालाना बैठक में कई चिंताएं भी जाहिर की और उन्होंने कुछ अहम सुझाव भी दिए हैं। इस पर हम खास चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी CII की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने विकास दर गिरकर 5% तक पहुंच जाने पर निराशा जताई और कहा कि सरकार विकास दर 8% तक हासिल करने के लिए त्वरित कार्रवाई पर जोर दे रही है। उन्होंने विकास के लिए सरकार और व्यावसायिक क्षेत्र की साझेदारी की जरूरत पर बल दिया। प्रधानमंत्री के मुताबिक हमें स्वीकार करना होगा कि निर्यात कमजोर रहेगा और चालू खाता घाटा उम्मीद से अधिक रहेगा। उच्च राजकोषीय घाटे को अस्वीकार्य बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर संभव कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि तैयार खाका के मुताबिक सरकार साल 2016-17 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक कम करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि साल 2012-13 में विदेशी मुद्रा भंडार में बिना कमी किए $90 अरब के CAD का घाटा निपटाया गया। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2012 में गठित निवेश संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने लंबे समय से अटकी परियोजनाओं के प्रस्तावों के निस्तारण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस खास मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर श्याम पोद्दार साहब, जो कि को चेयरमैन है इकोनॉमिक अफेयर कमेटी PhD चैम्बर से। श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हरवीर सिंह जी हैं, जो कि सीनियर एडिटर हैं बिजनेस इकोनॉमी अमर उजाला से। हरवीर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अजय दुआ साहब हमारे साथ हैं, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से। अजय साहब, बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अजय साहब आपसे ही करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री ने आज जो कहा है कि असल में 2007 की उन्होंने याद ताज़ा की कि CII की बैठक में जब उन्होंने कहा था, और उस वक्त 9% के करीब विकास दर हुआ करती थी, आर्थिक विकास दर। उन्होंने कहा कि उस वक्त कुछ ज़्यादा ही आशावादी थे और आज कुछ ज़्यादा ही निराशावादी। कैसे देखते हैं PM के आज के इस बयान को? PM महोदय का जो बयान था, मुझे लगता है ये काफ़ी रियलिस्टिक था। कारण आज जो चल रहा है उससे लगता नहीं कि हमें आसान होगा 5% से 8% अपना ग्रोथ रेट ले जाना। प्रधानमंत्री महोदय ने जो अड़चनें, बड़ी बड़ी अड़चनें देश के सामने हैं, फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगे, इन सब मामलों का जिक्र किया और बताया कि कुछ समय लगेगा जिसमें ये चीज़ें ठीक हो सके या जिनमें सुधार लाया जा सके। तब भी उन्होंने कुछ आशा प्रकट की, ये कह के कि पिछले कुछ दिनों में कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट, जो प्रधानमंत्री जी जिसके अध्यक्ष हैं, उस कमेटी ने कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो काफ़ी देर से रुके हुए थे, उनको अनुमति, विविध प्रकार की अनुमति की जो आवश्यकता थी वो दी है। तो इसलिए मैं ये समझूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने आज जो स्पष्ट प्रकार से CII सेशन में कहा कि हमारी इच्छा ज़रूर है 5 से 8% ले जाने की। 12वां प्लान जो अभी प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता के नीचे अप्रूव किया गया था, उसमें तो 8% 5 साल के प्रगति, हर साल 8% एवरेज होगी ये कहा गया। पर आज थोड़ा सा उसके अंदर रियलिज्म आया कि हर साल हम ये अगले 5 साल में 8% नहीं कर पाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि 5% से 8% ले जाने की हम अवश्य कोशिश करेंगे। आप कह रहे हैं कि आज जो प्रधानमंत्री महोदय ने कहा उसमें साफ तौर पर व्यावहारिक चीजें थी, सच्चाई थी, कड़वी सच्चाई कह सकते हैं, वो शामिल थी। आपने कई बिंदुओं की ओर बात इशारा किया, उस पर मैं लौटूंगा। उससे पहले पोद्दार साहब, जो बात उन्होंने कही सबसे अहम है कि जिस तरीके का एनवायरनमेंट है, जो माहौल है, उसे थोड़ा बदलने की जरूरत है। उन्होंने उसके लिए कई चिंताएं भी बताई और कई बड़े कारण बताए। क्या ये माना जाए कि सरकार के जो हालिया कुछ कदम हैं वो उस माहौल को बदलने में कारगर रहे हैं या फिर असफल कहीं? देखिए, पहला प्रश्न तो ये है कि इंटर मिनिस्ट्रियल जो कन्फ्लिक्ट और जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर प्रोजेक्ट इज ऑलरेडी इतना ज़्यादा डिले हो चुका है। अब उस चीज़ को
उन्होंने कहा कि उनके अध्यक्षता में जो कमेटी है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, उनको वो टेकअप करेंगे। लेकिन अगर हम रियलिस्टिक वे में देखें तो आज विगत 4 सालों में ये जो स्थिति पैदा हुई, उसका एक सबसे बड़ा कारण वो भी है, क्योंकि अगर वन विंडो कॉन्सेप्ट जो पहले से ही चला आ रहा था, अगर वो पहले से ही इम्प्लीमेंट होता तो हो सकता आज ये स्थिति नहीं आती। आप इसको बोलिए IIP, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, नेगेटिव जाने लगी। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अभी भी अब सरकार का कह सकते हैं कि इलेक्शन 2014 में आ रहा है, वो कहाँ तक उसमें सफल होंगे मेजर्स को लेकर, वो एक चिंता का विषय है। मेन फैक्टर है कि किस तरीके से जो क्लियरेंस की समस्या थी उस पर सरकार आगे बढ़ती है, लेकिन उनके पास समय का अभाव है। आज मान लीजिए कोई भी पॉलिसी डिसीजन लेते हैं, हार्डली उनके पास साल भर भी नहीं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और जब वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो उस इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या अड़चनें और बाधाएं आती हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो उनके सहयोगी दल हैं, जो एक बिछुड़ रहा है, एक मिल रहा है, दूसरा बिछुड़ रहा है, तो उनकी अपने अपने कंपल्सन्स क्या क्या हैं, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यानी आर्थिक विकास दर के रोड़े के तौर पर आप कह सकते हैं कि कंपल्शन सामने आ रहे हैं। हरवीर सिंह जी, जो मेन एक बड़ी तस्वीर को अगर देखें और प्रधानमंत्री के आज के अगर बयान को समझें आपके जरिए, क्या बड़े फैक्टर उन्होंने कहा कि राजकोषीय घाटे को कम करने की कोशिश होगी। उन्होंने माना कि ये वाकई चिंताजनक लेवल जो है अलार्मिंग लेवल से ऊपर जा चुका है। जो फिजिकल डेफिसिट के साथ साथ उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन जो है उसको चिंता उन्होंने जाहिर की है। परियोजनाओं की बात उन्होंने कही, नौकरशाही की बात की, करप्शन की बात की। असल में किस तरीके से फिर उम्मीद बंद रही है जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि 8% की विकास दर हम हासिल कर सकते हैं, और ये उन्होंने उम्मीद जाहिर की है। देखिए, एक तो ये मानिए कि वो इस बात को खुद एडमिट कर रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में जितना काम होना चाहिए था पॉलिसी के लेवल पे, फैसले लेने के स्तर पर, वो नहीं हुआ। वो एडमिट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा जो कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट जो बनाया है, वो अगले 2 हफ्ते में कुछ जो उन्होंने कहा कि ऑयल ब्लॉक्स को क्लियर करेंगे, फिर कोल माइंस के कुछ क्लियर करेंगे, फिर उन्होंने कहा कि FDI के ऊपर पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ला करके उसको रिव्यू करके नए तरीके से देखा जा रहा है। फिर बाकी चीज़ें उन्होंने कही हैं। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने देखिए एक बात जो 2007 का संदर्भ उन्होंने उठाया और अब का उठाया, उसमें उन्होंने कहा 2007 में सरकार की बात नहीं की, उन्होंने इंडस्ट्री की बात की है कि इंडस्ट्री उस वक्त अपने आप में मस्त थी कि हम लोग जो चाहें जिस तरीके से हम लोग कर सकते हैं और हम लोग कर रहे हैं, हमें सरकार की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद जो 2008 का जो प्रॉब्लम आया लिमन ब्रदर्स के बाद, उसके बाद तमाम सारी इंडस्ट्री को दिखने लगा कि सरकार का एक रोल जो है इंडस्ट्री को भी ग्रोथ देने में और इकोनॉमी को ग्रोथ देने में अहम है। और वो स्टिमुलस पैकेज सरकार ने दिया 2-3 चरणों में, बाकी देशों ने भी किया। और वहीं से शुरुआत आपकी होती है। भले ही उस वक्त एक पॉलिटिकल एजेंडा भी था, जो तमाम सारी चीज़ें घोषित हुई थी 2009 के इलेक्शन के पहले, उससे भी आपका एक्सपेंशनरी जो था वो सब शुरू हुआ खर्चे का, और वहाँ से आपका ये फिस्कल डेफिसिट की दिक्कत शुरू हुई। अभी वो कह रहे हैं कि अब लौट के आता है इस वक्त में, वो कहते हैं कि अभी 5% की ग्रोथ है, एक्सेप्टेबल नहीं है, हमें इससे आगे जाना है। 8% तक हम लोगों ने पहले हासिल किया था, उस तरफ हम जा सकते हैं। लेकिन उद्योग में जो निराशा का माहौल है, इंडस्ट्री जिस तरीके का, अब उस वक्त ज़रूरत से ज़्यादा आशावादी थी, अब ज़रूरत से ज़्यादा निराशावादी है। तो इससे आपको निकलना होगा। दिक्कतें हैं, करप्शन है, कोलिशन है, दुनिया की जो इकोनॉमी है वो इसकी स्थिति हमारे बहुत अनुकूल नहीं है, ये सब दिक्कतें हैं। लेकिन अब इन दिक्कतों के बीच हमें अपनी जो स्ट्रेंथ है या जो हमें अपने कदम उठाने, हम कोशिश करते हैं और आगे बढ़ेंगे। ये उनका एक लबोलुआब था। जी दुआ साहब, जैसा कि हरवीर जी कह रहे हैं कि असल में आशावादी बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा निराशा, ये दोनों ही ऐसे फैक्टर हैं या दोनों ही घड़ी के वो अलग अलग किनारे हैं जहां पर खतरे बढ़ जाते हैं। अगर मैं एक एक पॉइंट पर अब आऊँ, जो राजकोषीय घाटे की बात हो रही है, यानी कि उस घाटे की जिसकी तुलना पिछले दशक से भी की जा रही है और कहा जा रहा है कि हालात कुछ वैसे ही हैं, PM कह रहे हैं कि इसको हम बदलेंगे, सुधार करेंगे। क्या वो मेजर फैक्टर आप देखते हैं जिनके जरिए इस दिशा में सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आती है? जनाब, मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज जो हम भारत में परिस्थिति देख रहे हैं उसके लिए सरकार जरूर जिम्मेदार है, पर फक्त अकेली सरकार ही जिम्मेदार नहीं। कारण देश की प्रगति सरकार के मार्फत जरूर होती है, पर वो प्राइवेट लोगों के हाथ में है। हम डेमोक्रेसी है, हमने लोगों को अधिकार दिए हुए हैं अपने
अपने बल से आगे बढ़ने के, इंडस्ट्री बोलिए, प्राइवेट सेक्टर पूरा बोलिए, इंडस्ट्री के अलावा हाउस होल्ड सेक्टर को बोलिए, अगर आप देखेंगे पिछले कुछ 4 या 5 साल में हमें जो अड़चने हमारे सामने आ रही हैं वो सब जगह है। सबसे बड़ी अड़चन जो हमारे सामने है कि हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी जिसे कहते हैं, कि हमारा वर्कर कितना प्रोडक्शन करता है हर साल में, वो दुनिया की तुलना में काफ़ी कम है। एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा आपको जी। अभी एक कंसल्टिंग ग्रुप है, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, उन्होंने एक स्टडी किया, ये माना हुआ विश्व प्रसिद्ध कंसल्टेंसी ग्रुप है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में एक वर्कर साल में 1.5 लाख रुपए के करीब का ही प्रोडक्शन एवरेज देता है। अमेरिका में, इंग्लैंड में, जापान में, जर्मनी में उसका प्रोडक्शन 50 लाख रुपए है। अब 1.5 लाख कहाँ और 50 लाख कहाँ। हम चीन से अपनी तुलना करते हैं, चीन का प्रोडक्शन वहाँ पे 35 लाख रुपए है। हमें अपने देश में, हमारे पास वर्कर्स बहुत होंगे, पर जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, उनको कितनी स्किल्स हैं, जब स्कूल से वो हमारे बच्चे निकलते हैं कितने लोग वोकेशनल ट्रेनिंग या कुछ स्किल्स सीखने जाते हैं जी दुआ साहब जी, वो सब चीज़ें का वो मेन कारण है जिसके कारण आज हमारी प्रगति शुरू में 9% 8% हो गई, बेस छोटी थी। अब बेस जैसे जैसे बढ़ी, हमारा एफर्ट वही 8% 9% को पहुंचने के लिए पहले से कई गुना हमें ज़्यादा एफर्ट या मेहनत करनी पड़ेगी। वो हम नहीं कर पा रहे, उसका घाटा रेट ऑफ ग्रोथ पे हो रहा है, उसका घाटा फिस्कल डेफिसिट पे है, उसका कारण इन्फ्लेशन है कि सप्लाई साइड जिसे कहते हैं, अगर हम ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो सप्लाई साइड कंस्ट्रेन है, डिमांड ज़्यादा, गुड्स कम आ रहे। चलिए, यानी कि साइकिल आप कहेंगे वो साइकिल कमजोर पड़ा है या फिर कहा जाए कि बहुत ही स्लो हो चुका है, जिसके चलते ग्रोथ रेट पर उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ा है। मैं पीएम के आज के अगर बयान को देखूं, उसमें साफ कहा कि 75% जो निवेश है वो प्राइवेट सेक्टर की ओर से आता है, नौकरियां या तमाम संसाधन उसके जुड़े हुए हैं। कैसे जो सबसे 2 बड़ी बातें होती हैं अर्थव्यवस्था में, अगर विकास दर को देखें हरवीर जी, जो विदेशी निवेश है उसको बढ़ाया जाए, जहां तक अगर मैं सही हूं, अगर विकास दर को बढ़ाना है, और जो देशी मुद्रा है यानी कि भारतीय जो निवेशक हैं उनका भरोसा कायम किया जाए ताकि वो उस मनी को लगाकर रोटेट कर रीइन्वेस्ट करें। क्या इन दोनों ही फ्रंट पर हम बेहद कमजोर रहे, और अगर कमजोर हैं तो फिर बदलाव कैसे दिख रहा है? देखिए, एक तो आज भी उन्होंने कहा कि जो विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, उससे संबंधित जो नीतियां हैं उनमें और बदलाव किया जाएगा। सरकार ने पीछे कुछ कदम उठाए, मल्टी ब्रांड रिटेल में FDI का था, एविएशन में था, ब्रॉडकास्टिंग में था, कुछ और चीज़ों में था। उसमें कुछ कंट्रोवर्सी भी रही है, लोगों का अपने अपने राय हैं उसको लेकर के, लेकिन ये सरकार ने सितंबर में ये कदम उठाने शुरू किए और पिछले कई साल तक इन चीज़ों को हम लोग टालते रहे। दूसरा पक्ष ये है कि जब देश में जो माहौल निवेश का जो है बहुत अनुकूल नहीं था, खास तौर से प्रोजेक्ट क्लियरेंस को लेकर के, जो अंतर मंत्रालयी स्तर पर जो विरोधाभास और ये सब दिक्कतें जो थी, एक रोड मैप आपको क्लियर नहीं दिख रहा था पॉलिसी का, उसके चलते हमारे तमाम सारी जो कंपनियों ने बाहर भारी निवेश किया है। तो अब हमारी कंपनियां, ये पिछले दिनों वित्त मंत्री ने भी कहा कि हमारे जो लोग हैं वो बाहर निवेश, हम अपने लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो बाहर जाके निवेश कर रहे हैं। जबकि विदेशी निवेशक इंडियन इकोनॉमी को इतना अभी भी ऐसा नज़र से नहीं देखता कि यहाँ निवेश ना करे, लेकिन वो दिक्कतें आती हैं आपका तमाम सारी जो नीतियों को लेकर के। तो ये सरकार को एक तो ये भी देखना है कि मैसेज भी है उस तरीके से, जो हमारे घरेलू कंपनियां हैं कि आपके पास यहाँ मौके हैं, लेकिन अब कंपनियां कहती है कि हमारे जो मौके हैं उसमें अगर मुझे लॉन्ग टर्म अप्रोच नहीं दिखता, नीतिगत मामले साफ सुथरे नहीं हैं, तो मेरे लिए मौका नहीं है। कोई भी पैसा लगाने वाला व्यक्ति, कोई भी कंपनी, वो देखती है मेरे निवेश के ऊपर रिटर्न मुझे कहाँ अच्छा मिलेगा। और ये ग्लोबलाइज इकोनॉमी है, आपने मौका दिया, आप बाहर जाना चाहें आप बाहर निवेश कर लें। आपने यहाँ बुलाया तो आपके हाथ से पैसा फिसल गया। बिल्कुल, और यहाँ आपने बुलाने के जो रास्ते बनाए हैं उसमें अभी भी अड़चने हैं। आपका तमाम सारा, जैसे पिछले दिनों ये पिछले साल से टैक्स वाले मसले को लेकर के एक दुविधा पैदा हुई, फिर आप उसको बदलते रहे, टालते रहे, तो ये कंसिस्टेंसी जो है पॉलिसी में वो नहीं है। और तमाम सारी, बिल्कुल, और तमाम सारी नीतियाँ, हम लैंड एक्विजिशन एक्ट कब से ला रहे हैं, हम लोग अपना कंपनी विधेयक जो है कब से लेकर के आ रहे हैं, ऐसे तमाम सारे नियम कानून और ये हैं जिनको इतना लंबा हमने लटका दिया। जब हम उसको लेकर के आएंगे उसके अगले साल हमें उसमें संशोधन करने की जरूरत पड़ जाएगी। तो ये माहौल को हमें ठीक करना पड़ेगा। श्याम जी, तो असल में जो कि हरवीर जी कह रहे हैं कि विदेशी निवेश को अगर लुभाना है
तो उसके लिए अलग सिस्टम है जिसको हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, या फिर नीतियों को लेकर, क्लियरेंस को लेकर दिक्कत है। प्रधानमंत्री ने ज़रूर कहा है कि ये बहुत तेज़ी के साथ इस पर काम होगा, लेकिन घरेलू निवेश की अगर मैं बात करूं, उस मोर्चे पर हम भी पिछड़ गए हैं पिछले कुछ दिनों में। पीएम खुद मानते हैं कि वो माहौल नहीं है जो माहौल कंपनी को चाहिए था। तो फिर आखिर जिम्मेदारी किसकी और बदलेगा कैसे? देखिए, इसमें एक बहुत ही सिल्वर लाइनिंग जिसको बोलते हैं, आज से 10 साल पहले इंडियन कंपनियां बाहर में जो इतना बड़ा एक्विजिशन कर रही हैं, उसका हम सोच भी नहीं सकते थे। दैट मीन्स द इंडियन कंपनी हैज बिकम सो कॉम्पिटेंट कि जो ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही हैं। आज टाटा ने किया, और भी बड़ी बड़ी टेक ओवर्स जो हुए हैं। जी बिल्कुल। आज जैसे भारतीय पूरा साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्रीज में छा गए, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। तो मतलब कहने का मतलब ये कि ये बहुत अच्छी साइन है कि इंडियन कंपनी भी विदेशों में जाके निवेश कर रही हैं। जहाँ तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का सवाल है या एफडीआई के जो, जब तक हमारी नीतियाँ क्लियर नहीं होंगी और वो जो फ्लोटिंग रहेंगी कि आज जैसे कह दिया गार को, आज हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि गार को जब आप पोस्टपोन क्यों कर रहे हैं। जब लाना हो तब आप सोचें, एक क्लियर संदेश दीजिए। भी गार हमने अभी फिलहाल के लिए हमने अबेंडन कर दिया। यानी आप ये करें कि सरकार के कई कदम ऐसे दिखते हैं जिसमें दुविधा नजर आती है, और यही दुविधा निवेशकों को कहीं न कहीं दोहरे दिमाग में डालती है कि वो निवेश के लिए आगे आए या फिर अभी कुछ दिन इंतजार करें, जिसका असर विकास दर पर दिखता। मैं लौटूंगा इस चर्चा में एक छोटे से ब्रेक, उस पर जानने की कोशिश करूंगा कि असल में दुनिया के अलग अलग देशों को लेकर जो विकास दर के आंकड़े हैं उसके मुकाबले भारत कहां पर खड़ा है, और इस तस्वीर को बदलने के लिए किस तरह के कदम जरूरी हैं जो फिलहाल जिसका अंदेशा या फिर जिसकी आशंकाएं लगातार बनी रही हैं। ब्रेक उस पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। बात हो रही है भारत की आर्थिक विकास दर की और प्रधानमंत्री की चिंताओं की। प्रधानमंत्री ने आज भाषण में साफ किया, जो सीआईए में उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों में जो विकास दर है वो नीचे गिरी है। और उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि ब्राजील जहां पर विकास दर करीब 1.5% के आसपास है, दक्षिण अफ्रीका जहां पर 2.6, रूस 3.7, लेकिन अगर दुनिया के कई देशों को देखें तो चीन की हालत फिर भी बेहतर है। दुआ साहब, सवाल ये उठता है कि भारत में एक आमतौर पर जो बात कही जा रही है, पॉलिसी को लेकर कही जा रही है कि कुछ सटीक या स्थिर पॉलिसियां नहीं हैं और अलग अलग तरह के बदलाव कुछ ही महीनों में नजर आते हैं। चीन से अगर हम देखें तो क्या कुछ हम वो अपना सकते हैं जिसके जरिए हम उसे पछाड़ें या उसके मुकाबले विकास दर में खड़े हो सकें? जी, ये चीन का जो विकास दर है ये 10 से ऊपर पिछले 10-12 साल औसत रहा है। अब चीन का भी विकास दर 7 से 8% रह गया है। कारण चीन अपने बहुत प्रोडक्ट्स को निर्यात करता है। दुनिया में जैसे जैसे डिमांड कम हुई, अमेरिका में, यूरोप में, बाकी जगह, उसका असर चीन की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर पड़ा है और चीन के एक्सपोर्ट्स पे पड़ा है। इसके अलावा अब चीन में वेजेस बढ़ती जा रही है। चीन को अब पता लग रहा है कि जब उनकी पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही, वर्कफोर्स बढ़ नहीं रहा, एक चाइल्ड फैमिली नॉर्म जो इन्होंने इतने बरस अपनाया था, उसका असर ये पड़ रहा है कि अब चीन में वेजेस बहुत रैपिडली बढ़ रही हैं, जल्दी से बढ़ रही हैं। और उसके साथ अब चीन की भी बेस बढ़ गई है। उसी बेस के ऊपर 7-8% अचीव करना काफ़ी कठिन हो गया है। जी। सबसे बड़ी चीज़, चीन ने अभी भी अपनी करेंसी को, रेमनीबी बोलिए, युआन बोलिए, उसको अभी भी बिल्कुल फ्लोट होने नहीं दिया, मार्केट रेट पे नहीं आने दिया। उसके बैंक उनको सपोर्ट करते हैं, इस कारण वो अभी भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग करेंसी रहती है। उसका इफेक्ट एक्सपोर्ट्स के ऊपर होता है। ये कहने के बाद मैं ये कहना चाहूँगा, जो चीन से हमें सीखना है, चीन से हमें सीखना है मास प्रोडक्शन कैसे करते हैं। चीन में डिसिप्लिन लेबर का इतना हाई है कि लेबर की प्रोडक्टिविटी या लेबर की जो आउटपुट रहती है वो बहुत हिंदुस्तान से ज़्यादा है। और चीन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली, पानी, सड़क, जो इंडस्ट्री को लगती है, बाहर के निवेशकों को लगती है, वो भारत की तुलना में बहुत आगे बढ़ा हुआ है। चीन में इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड से पहला बनाया जाता है।
जी जी। भारत में डिमांड आने के बाद हम उसकी कोशिश करते हैं। दुआ साहब, और लेकिन इसके कारण थोड़ा बीच में टाइम लैग रहता है। जी। पर चीन का उदाहरण के अलावा अगर आप मुझे एक आधा क्षण और देंगे, मैं ये कहना चाहूँगा अब कई और देश भी हैं जिससे अब भारत को कंपटीशन करना पड़ेगा, और उसमें सबसे आगे मैं रखूँगा हमारे दक्षिण एशिया के इंडोनेशिया देश को। इंडोनेशिया देश, जब भारत की प्रगति अब विकास दर 5% पे रह गया है, इंडोनेशिया जिसकी भी पॉपुलेशन हिंदुस्तान जैसे बड़ी है, उनका औसत दर पिछले 4 साल में 6% से ऊपर रहा। जी दुआ साहब, यही सवाल कि असल में जो तमाम फैक्टर्स आज प्रधानमंत्री महोदय ने बताए हैं, ये फैक्टर हरवीर जी पिछले 8-9 सालों से असल में यही हैं। चाहे वो गठबंधन की सरकारों की बात हो, करप्शन की बात हो, नौकरशाही की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंदी की बात हो, क्या बदलाव ऐसा नहीं हुआ? अगर कुछ तो फिर ये विकास दर अचानक तेजी के साथ नीचे जो आई है, क्या हम इसके लिए तैयार नहीं थे? यूं माना जाए कि जो भारतीय बाजार है और जहां पर हमारी पकड़ मजबूत हुआ करती थी, हमने कहीं उन्हें नजरअंदाज किया है? देखिए, एक तो ये मानिए कि जब यूपीए 1 आया उस वक्त तमाम सारी अनुकूल स्थितियां इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए थी। इकोनॉमी एक नए ट्रेजेक्टरी पर जा रही थी उस वक्त। इन्फ्लेशन आपका कंट्रोल में था, बाकी चीज़ें, एग्रीकल्चर का ग्रोथ बहुत अच्छा शुरू हुआ, और उसके साथ ही ग्लोबल सिनेरियो में भी आप बेहतर पोजीशन में थे। लेकिन उसके बाद जब यूपीए 1 का दौर खत्म होने को होता है, एक तो ये हुआ कि भाई वैश्विक स्तर पर इकोनॉमी बड़ी दिक्कत में आई, और हमारा जो एक्सटर्नल सेक्टर है वो प्रभावित उससे बुरी तरह से हुआ। तो वहाँ हमें नुकसान हुआ। साथ में सरकार को अपने तमाम सारे रेवेन्यू फोरगो करके उन्होंने कोशिश की कि इकोनॉमी को थोड़ा बूस्ट करें, डिमांड बढ़ाएं, 2008 की मंदी जो माहौल बना दुनिया का उसको। लेकिन उसके साथ सरकार की अपनी जो खुद की नीतियां रही हैं उसमें बहुत एकदम लूज छोड़ दिया एक तरह से कि फिस्कल के मोर्चे पर जो है। और जब महंगाई का दौर आपके यहाँ शुरू होता है तो आप उसको काबू ही नहीं कर पाते। अभी भी देखिए, आपका जो WPI है वो भी आपका 7.5-8% के बीच में है। जो फूड इन्फ्लेशन है वो 10% से नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही। वो तो एक बार 20% को क्रॉस कर गई थी। और उसको लेकर के जो नीतिगत बदलाव होने चाहिए थे, देखिए सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं है। जैसे आपने कहा कि जो घरेलू बाजार है, घरेलू बाजार में एक बहुत बड़ा बाजार आपका आता है फूड का जो है, उसमें उसको लेकर के आपकी नीतियों में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। और आप कह रहे हैं कि आपूर्ति का इशू है। अब ये देखिए कि जो कोर जो बेसिक फूड ग्रेन है, गेहूं चावल जैसे उत्पाद हैं, एक साल में उनके दाम 20% से ज़्यादा बढ़े हैं। हम लोगों ने रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया, हमारा जो केंद्रीय पूल है उसमें रिकॉर्ड भंडार है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का इशू। आपने कहा कि हम तमाम सारी पॉलिसी के लिए कोर ग्रुप बनाएंगे, उन ग्रुप के रिकमेंडेशन आ गए, आपने कुछ भी लागू नहीं किया। RBI लगातार महंगाई को रोकने के लिए आपका जो पॉलिसी रेट्स हैं उनको ऊपर ले जाता रहा। आपका इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट बढ़ गया, लोगों ने घर खरीदना कम कर दिया क्योंकि उनके पास उतना EMI देने के लिए पैसा नहीं था। लोगों ने गाड़ियां खरीदना कम कर दिया क्योंकि उसके पास इतना पैसा बचता नहीं था। तो ये एक विशियस साइकिल, और उस अनुपात में आपका जो निवेश होना चाहिए था घरेलू मोर्चे पर, वो निवेश का भी तंत्र आपका टूटा, क्योंकि निवेशक की एक तो लागत ज़्यादा हो गई, मांग कम होने लगी। अब वो क्या करे, एक्सपोर्ट मार्केट में भी डोमेस्टिक में भी। तो ऐसा विशियस ये साइकिल बना, उसमें सरकार कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदार है। इसको तोड़ने के लिए जो कदम उठाने चाहिए थे, एक तो बहुत ही लेथार्जिक अप्रोच रहा पॉलिसी को लेकर के। एक एनवायरमेंट मिनिस्टर आते हैं कि मैं ये सब चीजें रोक दूंगा, शायद यही चिंता, दूसरे आते हैं, यही चिंता PM ने आज कही भी कि जो माहौल दिखना चाहिए था वो नहीं था, और जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, जो कदम उठाने चाहिए थे, शायद वो तेजी सरकार की ओर से नजर नहीं आई। अब देखिए कि आप अचानक जो है, ये पिछले 7-8 महीने में सरकार सक्रिय होती कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया, हम लोग जो है सब्सिडी घटाएंगे। आपने कहा कि इस बार पेट्रोलियम सब्सिडी को बहुत नीचे रखा है कि 1/3 कर देंगे, तो आप मार्केट पर ले गए पेट्रोलियम प्राइसेस को, पेट्रोल की और डीजल में आप इजाफा करते जा रहे हैं। लेकिन उसके डीजल क्योंकि मास कंजम्पशन प्रोडक्ट है, उसका साइक्लिक इम्पैक्ट है, वो आपके इन्फ्लेशन को भी इफेक्ट करता है। दूसरे आपके पावर प्रोजेक्ट सारे आपके फ्रीज हो गए, उन पे काम ही नहीं हो रहा क्योंकि कोल की सप्लाई के जो एग्रीमेंट्स थे वो अटक गया। अब उसमें आपका कोल स्कैम हो गया, उधर आपका टेलीकॉम सेक्टर डूब गया उस चक्कर में। तो ये इस तरीके से कई चीजें आई, स्कैम आए, पॉलिसी आपने क्लियर नहीं की, निवेश प्रभावित हुआ, लोगों ने अपने जो फैसले थे वो रोक दिए, और उस सब का नतीजा ये है हम लोग जो हमारा ग्रोथ रेट था वो कहाँ से घट करके हम लोग 5%। PM ने आज कहा कि कई योजनाओं की उन्होंने बात की है, बिजली की बात करूं, सड़क रेलवे ट्रांसमिशन लाइनों की बात करूं, विशेष आर्थिक जोन के लिए बात करें, उन्होंने कहा कि इन सब में क्लियरेंस बहुत तेजी के साथ अब काम चल रहा है, और जो सिंगल विंडो सिस्टम के लिए एक मंत्रिमंडलीय कमेटी बनाई गई थी उसके नतीजे बेहतर देखें। पोद्दार साहब, एक आखिरी कमेंट आपको चाहूंगा कि जिस तरह का एनवायरमेंट फिलहाल नजर आ रहा है और जिस तरह की उम्मीद प्रधानमंत्री कर रहे हैं, रिस्पॉन्स किस तरह का रहने वाला है?
देखिए, इस विषय में दो इशू हैं। पहला इशू तो ये है कि हम कोई चीज़ चाहते हैं लेकिन उसका मैकेनिज्म, आज उनके पास समय की इतना अभाव, आज डीएमके ने उनका साथ छोड़ दिया, कभी वो ममता बनर्जी का पल्ला पकड़ रहे हैं या कभी मुलायम सिंह यादव का पल्ला पकड़ रहे हैं। तो इस माहौल में इम्प्लीमेंटेशन जो पॉलिसीज़ के होने हैं वो कहाँ तक सक्सेसफुल होंगे। आज जैसे थॉमस साहब ने कहा कि सन 1947 में जब हमने शुरुआत की थी तो हमारे 6 हफ्ते का भी राशन नहीं था, हैं, और आज के दिन 92 मिलियन टन्स है। और तो उसके संग में उन्होंने एक बात और भी कही, वो एक चौंकाने वाली बात है कि 2009 का स्टॉक भी आज तक चला आ रहा है। अगर 2009 का आप 4 साल तक आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कंजम्पशन नहीं है, आप सीपीआई की बात करें, डब्ल्यूपीआई की बात करें, फूड इन्फ्लेशन की बात करें, तो जब आपके पास इतना बड़ा स्टॉक है, भंडार है, फिर भी आपका फूड इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है, सीपीआई क्यों बढ़ रहा है? ये सब सर्वथा जाहिर है कि आपकी नीतिगत जो डिसीजन मेकिंग है उसमें बहुत बड़ी कमियां हैं। और अब आप अपने एक सरकार के फैग एंड पे आके उस चीज़ को बढ़ाने की चेष्टा भी करेंगे तो उसका जो नतीजे आएंगे, जब तक आएंगे तो आपके क्रेडिट और डिस्क्रेडिट से कोई मतलब नहीं रहा। चले, तो जैसे कि आप सभी मेहमान मान रहे हैं कि बदलाव हो सकता है और सरकार ने जिस तरह से कहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि उसके लिए बेहतर माहौल चाहिए, विकास दर को बढ़ाना है और हासिल करने का लक्ष्य 8% का है। लेकिन जो सबसे अहम उन्होंने बात कही कि ज़्यादा निराशावादी नहीं है और उम्मीद रखनी चाहिए और मिलकर ही इस बदलाव को हम हासिल कर सकते हैं। आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे आज की इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ।